हेलो स्टूडेंट्स, श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तिका के दूसरे चैप्टर का दूसरा भाग करेंगे। इससे पहले हम ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। जो लेखक है उनके जो भाई थे किशन, उनकी शादी का टाइम था। तो उस टाइम पे जो दादी माँ थी घर में मतलब सारा काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, बहुत आनंद के साथ, बहुत मतलब मज़े लेकर सारा काम किया करती थी। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उनकी शादी में जो दादी माँ थी बहुत एक्साइटेड थी। वो दिन भर गायब रहती मतलब कि थोड़ा बहुत काम वाम में इधर उधर बिजी रहती, देखती रहती क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस वजह से सारा घर सर पे उठा लिया। घर सर पे उठाने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबको काम दे के रखना कि ये करो वो करो, सारा दिन मतलब लगी रहती थी उसी चीज़ में। ठीक है। और जैसे शादी के टाइम में होता है ना, पड़ोसी भी आते हैं घर पे। ठीक है। तो पड़ोसी आते हैं, उनको क्या है, दादी माँ बहुत देर बुलाने पर आती और उनसे क्या कहती कि भाई बुरा मत मानना, भाई जो शादी का घर है तो शादी के घर में थोड़ा काम वाम ज़्यादा रहता है। ठीक है। तो उनको ऐसे करके समझा रही थी, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। और क्या कह रही थी उनसे कि अगर मैं एक काम अपने हाथ से ना करूँ ना तो कोई काम नहीं होगा। और जबकि जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर सबको पता था कि दादी माँ करती कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता कि मैं अगर ये काम में अगर इन्वॉल्व नहीं होंगी तो वो काम होगा ही नहीं। ठीक है। भले वो खुद से कुछ नहीं करती थी लेकिन सब पे ध्यान रखती थी, कोई कर रहा है नहीं कर रहा काम। तो वो चीज़ था उनका कहने का मतलब कि अगर मैं एक अपने हाथ से काम ना करूँ तो कोई काम नहीं होने वाला। जबकि सच्चाई ये थी कि वो खुद से कुछ भी नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विस्तृत विलंब का कारण बन जाती। लेकिन अगर किसी काम में, अगर किसी भी जगह पे किसी भी काम में अगर वो ना हो तो वो क्या हो जाता है, वो काम होता नहीं था, क्योंकि उसमें विलंब हो जाता था। विलंब मतलब होता है देरी। तो मतलब वो खुद से कुछ नहीं करती थी लेकिन उनके बिना कोई काम भी नहीं होता था। ठीक है। उसमें विलंब हो जाता था अगर वो ना हो तो। विलंब मतलब देरी। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा तो उस टाइम पे एक बार वो दोपहर में घर पे आए। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ना मतलब होता है किसी पर कि गुस्सा कर रही थी। तो जब वो आए थे घर में तो उस टाइम पे दादी माँ किसी के ऊपर गुस्सा कर रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नी दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। जिससे मतलब गुस्सा कर रही थी दादी माँ, वो उससे कह रही थी कि जो मतलब पड़ोस के कोने में ही जो दुबकी रामी की चाची है वो खड़ी थी, उनसे क्या कह रही थी कि मैं आते से पूरे सूद समेत पैसे लेके रहूंगी। सूद समेत होता है ना कि भाई जैसे जो उस पर ब्याज लगता है वो उसके साथ मैं पूरे पैसे लेके रहूंगी। तो तेरे अंदर तो शर्म है नहीं, वो उससे कह रही थी। भाई उसने जैसे पैसे नहीं लुटाए होंगे तो उसको इसलिए कह रही थी कि तेरे अंदर तो शर्म है नहीं। देख, मांगने समय तो बड़ी जल्दी आ गई मेरे पास, लेकिन अब जब मैं मेरे पैसे वापस मैं मांग रही हूँ तो अब बिगड़ती फिर नाक रगड़ती फिर रही है मेरे ऊपर। मतलब कि नाक रगड़ना मतलब कि अब ऐसे मतलब विनती कर रही है कि मेरे पास नहीं है। और क्या कह रही है कि मतलब कि जब फसल कटेगी तब मैं क्या कहते हैं आपको पैसे दे दूंगी। आजकल 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 मतलब होता है ना कि बोलते रहते हैं बंदे कि मैं कल दे दूंगी कल दे दूंगी, मतलब हर बात टालते रहते हैं कल पर। तो वो उस वजह वो सारी बातें कह रही थी कि जब मांगने आई थी तब तो बड़ी जल्दी आ गई, और अब जब मैं अपने पैसे वापस मांग रही हूँ तुझसे तो तू क्या कहता अब नाक रगड़ रही है। ठीक है, कि आज दूंगी कल दूंगी, फसल जब कटेगी तब दूंगी। अब तेल लेके दोबारा दोबारा फसल कटती रहेगी, अब फसल का तो एक ही टाइम होता है, बार बार तो नहीं करती रहेगी। ठीक है। तो वो इस तरह से करी थी। तो वो क्या बोलती फिर कि दूंगी मालकिन। उन्होंने कहा कि भाई मैं दे दूंगी। जो रामी थी उसकी चाची रोते हुए बोली ये बात। ठीक है। और क्या करी थी, अपने दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। और दादी माँ के आगे हाथ पैर जोड़ते हुए उनका आंचल पकड़ते हुए सर झुकाकर क्या बोली कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप भाई नहीं अगर मेरे ऊपर दया करोगे तो फिर और कौन करेगा, उस बेचारी का क्या होगा फिर ऐसे में। फिर उसके बाद दादी माँ क्या बोली, हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ पीछे हट के क्या बोली कि हट चल यहाँ से हट, मैं अभी नहा के आ रही हूँ।
जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। फिर जो लेखक थे लेखक उनसे बोले कि भाई जाने दो दादी, भाई कोई बात नहीं, दे देगी, ठीक है, बेचारी गरीब है, कभी ना कभी दे देगी। फिर वो क्या बोली दादी, चल चल चला है समझाने, ठीक है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। फिर वो क्या आंगन की ओर चले गए अपने। फिर बहुत सारे दिन कई दिन बीत गए, तो मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया, जो ये चीज़ हुई थी वो उसको भूल गए थे। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। फिर एक दिन उनको वो चाची मिली, वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। दादी को क्या बोली, पूतो फलो दूधो नहाओ। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो वो जो चाची थी वो खुश हो गई, क्या बोली कि भाई चमत्कार हो गया, भगवान भला करे, मतलब मालकिन क्या कुछ उसको कहती है, वो दादी को मालकिन कहती थी, तो भगवान भला करे मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपए छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। तो वो कल ही आकर उनको क्या बोल के चाची ने बताया उसको कि वो जो पिछले का जितना भी रुपए उसको देना था वो सब उन्होंने छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, ठीक है। ऊपर से उसको 10 रुपए का नोट और देकर गई, मतलब जो चाची थी दादी उनको क्या कहते 10 रुपए का नोट देकर गई। और क्या बोली दादी उन चाची से कि देख धन्नो, जैसे तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है, मतलब कहते ना कि भाई हाँ ये मेरी बेटी जैसी है। तो वो बोला उन्होंने और कहा कि चल 10-5 रुपए के लिए क्योंकि मजाक क्यों उड़ाना किसी का, ठीक है, देवता है बेटा। तो उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, फिर उन्होंने लेखक ने पूछा कि भाई उस दिन तो बड़ा डांट रही थी तुम्हें, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपए देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। तो फिर वो चाची ने क्या बोला कि भाई रुपए देने के बाद अगर कोई डांटे नहीं तो उसका फिर फायदा क्या हुआ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो मन ही मन हंसने लगे और फिर आगे चल पड़े। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरत रात भर गीत गाती थी। होता ना जैसे शादी होने वाली होती है तो फिर 4-5 दिन ऐसे गीत गाते रहते हैं। तो जो औरतें थी पड़ोसी थी जो, वो डेली आती थी, रात भर गीत गाया करती थी। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। और जैसे विवाह की रात को होता है ना कि भाई थोड़ा सा फंक्शन वगैरह किया जाते हैं, डांस वांस होता है उसमें, तो वो अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है और एक ही किसी पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के ऊपर वो चीज़ वो अभिनय हुआ करता था, मतलब कि एक तरह से नाटक, ठीक है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए मतलब क्या होता है कि शादी होने से लेके पुत्र प्राप्ति तक का पूरे दृश्य का नाटक किया जाता है और ये सारे नाटक औरतें ही करती है। इसमें आदमी भी औरतें बनती हैं और औरतें तो है ही, ठीक है। तो जो भी इस नाटक में जो भी चाहिए होते हैं लोग, वो सभी औरतें ही करती हैं उसका पार्ट, ठीक है। तो ये पूरा एक अभिनय किया जाता है उसके लिए। और वो बीमार होने के कारण जो लेखक थे वो मतलब बारात में नहीं जा सके। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। जो उसके जो क्या कहते हैं मेरा भाई मतलब मामा का जो लड़का था, वो राघव था उनका नाम, वो क्या कहते हैं ऐसे सो रहे थे और पर वो बारात जाने के बाद वो पहुंचे थे शादी में, ठीक है। तो जिस पे औरतों ने क्या किया था, आपत्ति की, मतलब कि उस पर ऑब्जेक्शन करना, ठीक है। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्राह्मण का मन एक सा होता है, ब्रह्मा। तो दादी माँ फिर उन औरतों पे गुस्सा करने लगी, तो लड़के से क्या पर्दा है भाई, लड़के और ब्रह्मा तो एक जैसे ही होते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला लिया था। और दादी माँ ने क्या किया था, उसको भी जो लेखक थे उसको भी चुपके से चादर उड़ा के सुला दिया था, ठीक है। बड़ी हंसी आ रही थी, उसे हंसी आ रही थी वो अभिनय देखते हुए। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और फड़ा भंडा फोड़ हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या, जैसे उन्हें हंसी आ रही थी लेकिन उसके बाद भी वो हंस नहीं रहे थे कि नहीं तो फिर उनका जो रहस्य है वो खुल जाएगा। लेकिन जो भाभी ने जो भी कोई बात बोली होगी उस पर उनकी कोई इतनी ज़्यादा हंसी आई कि वो रोक नहीं सके, वो कंट्रोल नहीं कर सके और उनका जो भेद था वो खुल गया। भंडा फोड़ का मतलब पता है ना क्या होता है, रहस्य खुल जाना। देबू की माँ ने चादर खींच ली। फिर जो देबू की माँ थी उनका कोई दोस्त होगा, उनके मदर ने क्या किया, चादर को खींचा। कहो दादी यह कौन बच्चा सोया है। फिर दादी से पूछा कि ये कौन बच्चा सोया हुआ है। बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दो।
तो क्या बोली, शायद बच्चा है तो ये रो रहा हो, दूध, इसको भूख लग रही होगी तो इसको दूध पिला दो, इसलिए रो रहा है। फिर वहाँ क्या हाथापाई शुरू हुई, मतलब लड़ाई वड़ाई सी थोड़ी होने लगी। फिर दादी माँ ने गुस्सा किया कि भाई लड़के से क्यों लड़ रहे हो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। फिर जब रास्ते में देबू माँ की माँ मिली तो उसको देखकर क्या बोला, देखो ये तो कल वाला बच्चा है। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे उन्होंने सुना, लेखक ने सुना, वो वहाँ से भाग के और दादी माँ के पास जाके खड़े हो गए। वस्तुतः किसी प्रकार के अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं अभेदान मिल जाता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो होता है ना कि जैसे कभी तो माँ के आंचल के पीछे छुप जाते हैं, ऐसी दादी माँ भी माँ की तरह उतनी ही स्नेह करती है, हमसे प्यार करती है, तो हम उनके पीछे से छुप जाते हैं ताकि अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकेगा। ठीक है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज तक कैसे कैसे मालूम होती है। तो वो यही कह रही कि जो जैसे दादी माँ क्या है, स्नेह और ममता की मूर्ति है, उनकी एक एक बात उन्हें आज तक भी सब अच्छे से पता है, सब मालूम है उन्हें। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसे नचाता है। वात्या चक्र मतलब क्या होता है, एक तरह से बवंडर होता है, ठीक है, तूफान, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो जो परिस्थितियों का जो एक चक्र जो चल रहा होता है जीवन का, मतलब ऐसे कैसे लगता है जैसे जब बवंडर आता है, मतलब तेज हवाएं चलती है तो जो सूखे पत्ते होते हैं वो नाचता रहता है ना, ऐसे मतलब हिलता रहता है, डुलता रहता है ऐसे। तो वो वही कह रहे हैं कि जो परिस्थितियों का भी जो ये बवंडर होता है वो सूखे पत्ते को जैसे नचा देता है। इसे दादी माँ खूबी जानती थी। तो मतलब दादी माँ भी, उनको इतना एक्सपीरियंस, उनकी इतनी एज हो जाती है तो उनको पूरा लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उन्हें अच्छे से सब कुछ पता है कि कैसी परिस्थिति में कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है। दादी माँ की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, दादा की मृत्यु के बाद से जो दादी माँ थी, दादाजी की जो उनके दादाजी थे उसकी जब डेथ हो गई थी, मतलब जो लेखक के दादाजी थे उनकी जब डेथ हो गई थी तो दादी माँ जो थी वो उदास रहने लग गई थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, संसार उन्हें कैसा लगता था जैसे सब धोखेबाज है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, क्योंकि दादाजी ने उन्हें खुद ही क्या दिया, धोखा मतलब यहाँ पे कुछ और उन्होंने नहीं किया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादाजी क्या कहते थे कि उन्हें आगे कर देते थे, वे सदा उन्हें आगे भेजकर, वो उन्हें आगे भेज देते थे और खुद क्या बोलते थे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। लेकिन दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। लेकिन जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो रहते ना, मतलब कि आगे तो अच्छा बनते हैं पर पीठ पीछे आपकी बगल में मतलब बुराई करते हैं, उस तरह के लोग की बात हो रही है। कुकुर मुत्ते का मतलब वही है। ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी, मतलब कहते हैं कि मुंह पे तो राम 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 और पीछे से राक्षस जैसे काम जो होते हैं, लाइक। ठीक है। तो जो मतलब जो क्या होता था, मुंह में राम बगल में छुरी वाले जो दोस्त होते हैं, मतलब कि जो आगे अच्छा बनते हैं लेकिन पीछे से बुरे होते हैं, वो जो दोस्त थे कि शुभ चिंता ने स्थिति को, तो वो क्या दिखाते थे, अपनी चिंता दिखाते थे। लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होता कि वो असल में थोड़ा ना चिंता कर रहे होते, असल में तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करते हैं। तो उस चीज ने क्या किया, स्थिति को और बिगाड़ दिया। इस तरह के जो लोग थे उन्होंने सिचुएशन को और खराब कर दिया। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। मतलब दादा का जब श्राद्ध हो गया था उसके बाद दादी माँ ने मना करा, उसके बाद भी जो पिताजी थे उनके जो मतलब जो लेखक के पिताजी थे उन्होंने क्या किया, इतनी ज़्यादा अतुल्य संपत्ति जो थी, मतलब पैसा था, वो क्या किया, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। ठीक है। तो उन्होंने खर्च कर दी जबकि वो घर की तो थी ही नहीं। और इस वजह से अब उन्होंने मतलब जो उसके पिताजी थे उन्होंने इतना फालतू का खर्चा किया। ठीक है। तो इस वजह से क्या था, दादी माँ जो थी अक्सर उदास रहा करती थी, मतलब सैड रहती थी। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, तो सर्दी पड़ रही थी। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। तो जैसे क्या कहते हैं, उस टाइम पे शीतकालीन चला करती थी। ठीक है। जैसे जो शीत होती है ना, जो ठंडी हवा होती है, ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हड्डियों में हमें हड्डियों के अंदर घुस रही है और दर्द होने लग जाता है जैसे हमारे सर्दियों में हड्डियों में। तो शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। उन्होंने गीली धोती पहन रखी है, साड़ी,
ठीक है, गीली साड़ी पहन रखी थी। और साइड में जो कोने वाला जो घर था वहाँ पर एक संदूक के पास उन्हें दिया जला रखा था और वहाँ पर हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मतलब जिन आंखों में उन्हें सिर्फ प्यार दिखाई देता था उसमें उन्होंने कभी भी आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। वो बहुत देर तक तो ऐसे चुपचाप बैठे रहे मन मार के। उन्होंने आंख खोली तो जैसे उन्होंने आंख खोली, दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। और उन्होंने क्या कहा, जैसे ही मतलब दादी माँ ने आंख खोली तो लेखक ने क्या कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी माँ क्या बोली उनसे कि भाई क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना। फिर लेखक क्या बोले कि भाई आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या बताओगे। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा, ममता भरी आंखों की तरफ उसने देखा। फिर दादी माँ बोली क्या है पूछ। फिर लेखक बोले तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। फिर दादी माँ मुस्कुराई और पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो उन्होंने बात पलट दी कि तुम तो अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल यहाँ से। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। फिर वो क्या बोले कि धोती तो बदल लो, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। तो रसोई में खींचते हुए, लेखक को रसोई में खींचते हुए लेकर गई और कहा कि भाई मेरे को सर्दी गर्मी नहीं लगती। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। फिर सुबह जब उठे वो तो उन्होंने देखा कि जो पिताजी थे और जो किशन भैया थे वो दोनों बैठ के कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले रुपया कोई देता नहीं, कितने तो अभी पिछले ही बाकी है। वे रोने रोने से हो गए। मतलब आपस में बैठ के ये बात करते कि अब हमारे पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। चारा क्या होता है, लाइक ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कोई रुपया देता ही नहीं है, पिछला भी बाकी है। ऐसे मतलब थोड़ा सा वो उदास होके रोने रोने से हो गए बिल्कुल। रोते क्यों हो रे, दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। तो दादी माँ क्या बोली, भाई रो क्यों रहे हो। उनका माथा सहला रही थी, ठीक है, और बोली कि अभी मैं हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उन्होंने अपनी संदूक खोली, उसमें से एक कंगन निकाला और कहा कि तेरे दादाजी ने मुझे ये कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था कि कभी अगर जरूरत पड़े तो भाई वो काम आ सके। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। और क्या कहा, मतलब थोड़ा सा रोने जैसा सा हो जाता है ना मन, तो ऐसे बोलते गला भराया। ठीक है, तो फिर वो क्या बोली कि मैंने इसे कभी पहना नहीं था, हमेशा मैंने इसको संभाल के रखा। यह उनके वंश की निशानी है, मतलब जो कुल होता है ना वंश, उसकी निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। और फिर क्या बोले, जो पुराने जो लोग हुआ करते थे ना, मेरे दादा दादी जो हुआ करते थे, वो आगे और पीछे हर सिचुएशन को सोच के हुए चला करते थे कि कभी जरूरी नहीं कि हमेशा हर एक दिन एक जैसा ही हो। तो कभी ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उस टाइम के लिए हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो उस टाइम पे हमारी मदद कर सके। जब सारे दरवाजे बंद हो जाए तो एक दरवाजा ऐसा रखना चाहिए जिसमें हम मदद की गुहार लगा सके। ठीक है, एक तरह से ये है उनका मतलब। तो उन्होंने कहा कि भाई पुराने जो लोग हुआ करते थे वो आगे पीछे की बातें सब सोच के चला करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। ओके, शाप भ्रष्ट का मतलब क्या है, जो शाप भ्रष्ट देवी की बात करी है, जो एंगर्ड मतलब गुस्से से बुली, जो लाल चंडालनी जो बोलते हैं ना हम, उस तरह की जो देवी होती है उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो उन्हें यहाँ पर ऐसी लगी दादी माँ। धुंधली छाया विलीन हो गई और जो एक छाया सी उनको दिखाई दे रही थी वो क्या हो गई, गायब हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। उन्होंने देखा कि मतलब दिन चढ़ना मतलब होता है शाम हो गई है। पास के लंबे खजूर के पेड़ पर उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली आंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। और जो पास में एक खजूर का पेड़ था वहां से एक कौवा उड़कर उनकी खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। और उनके हाथ में क्या है, एक किशन भैया का एक पत्र है वो जो काँप रहा है। काली चींटों सी कतारें धूमिल हो रही है। जो काली चींटों की जो कतारें थी वो क्या हो रही हैं, मतलब गायब होती जा रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। और वो अपने आप से क्या पूछे, क्या सच में दादी माँ है या नहीं है, मतलब मर गई है क्या दादी माँ। तो ये चैप्टर आपका क्या था, एक दादी माँ की एक स्टोरी है जिनके एक तो उनको क्या दिखा रखा है कि वो स्नेह और ममता का क्या है, प्रतीक है। जब वो जीवित थी तो वो बहुत कुछ ध्यान रखा करती थी। जो इस चैप्टर में शुरुआत करी गई थी कि पहले उन्हें बीमार होना अच्छा लगता था। क्यों लगता था, क्योंकि दादी माँ उनकी बहुत सेवा किया करती थी। लेकिन इस चैप्टर में आपको लास्ट में यही पता चलता है कि दादी माँ नहीं रही, वो सिर्फ अपनी कल्पना में उन्हें याद कर रहे हैं
कि वो कैसे पूरे घर का ध्यान रखा करती थी, एक एक चीज़ का, एक एक बात का ध्यान रखा करती थी। ठीक है, इसलिए कहा गया था कि जैसे जब उन्हें पहले शुरू में अच्छा लगता था बीमार होना, लेकिन बाद में उन्हें अब बीमार होना अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब उन्हें उतनी देखभाल नहीं मिलती जब वो बीमार होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपका वही चीज़ था कि एक दादी माँ का एक स्नेह और ममता के बारे में बात की गई है। ठीक है, आई होप कि आपको सारे चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके जितने भी कठिन शब्द है वो सभी आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन, अगर आपको कोई वर्ड आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। टिल देन टेक केयर।